मैंने सहमते हुए घर में कदम रखा। सब कुछ अव्यवस्थित था। चारों ओर अनाड़ी हाथों की स्पष्ट छाप थी। घर भर में बिखरी किताबें, कागज, जूते चप्पलें माँ की अनुपस्थिति का एहसास दिला रही थी। माँ थी तो घर दमकता रहता था। मजाल है जो एक तिनका भी इधर से उधर हो जाए। उसी घर में आज मक्खियां भिनभिना रही थी। घर में फैला सन्नाटा हृदय की धड़कने बढ़ा रहा था। चारों ओर भटकती मेरी निगाहें पूजा घर के सामने ठहर गई। ठीक सामने एक छोटा सा सफेद मंदिर, शादी की 25वीं वर्षगांठ पर पापा का दिया यह अप्रतिम उपहार माँ को राणों से भी ज्यादा प्यारा था। हर सुबह स्नान ध्यान के बाद उसे आंचल से साफ करते समय उनका चेहरा बहुरंगी फुहारों से नहा उठता था। पति का उपहार व भगवान की पूजा, प्रणय और भक्ति के दो रंग अपनी अपनी छाप छोड़ने की होड़ में तीसरा बन जाते थे। बड़े बड़े बच्चों के सामने माँ की आंतरिक अनुभूतियाँ छुपाए न छुपतीं, तो वे बिना बात ही हंस पड़ती थी। पूजा का कमरा वैसा ही था जैसा वे रखती थी। मंदिर के बगल में एक तरफ करीने से लगी रामायण गीता आदि धार्मिक किताबें, तो दूसरी तरफ चंदन, रोली, सिंदूर, अगरबत्ती, धूप बत्ती, चावल, रुई, कलावा और तांबे के बर्तन। लगा जैसे थोड़ी ही देर में माँ रामायण का सस्वर पाठ करने लगेंगी। मैं कुछ देर तक यूं ही पूजा घर के सामने दरवाजे से सिर टिकाए खड़ी रही। कंधे पर मृदुल स्पर्श पाकर मैं घूमी तो सामने पापा खड़े थे। मैं खुद को रोक नहीं पाई और पापा की बाहों में झूल गई। पापा ये क्या हो गया, कहना चाहती थी, मगर आवाज जैसे गले में फंस कर रह गई। जैसे तैसे कह पाई, आपने मुझे पहले खबर भी नहीं दी। हार्ट फेल की पहले से क्या खबर देता बेटा। और फिर मृत शरीर बहुत बड़ा भार बन जाता है जिसे यादा देर घर में नहीं रखा जा सकता। पापा की उंगलियां हौले हौले मेरा सिर सहला रही थी। कभी कभी शब्दों से परे भी कितना कुछ संप्रेषित हो जाता है। अपने सिर पर उनकी उंगलियों के स्पर्श से मैंने महसूस किया कि तिल तिल टूटने लगे हैं। पापा, एक ज़माने का लौह पुरुष भीतर ही भीतर खोखला हो गया है। माँ थी तो बड़ा सहारा था, अब नितांत अकेले रह गए हैं। जिम्मेदारियां कम थोड़ी ही हैं। आशा की शादी करनी है, छोटे की पढ़ाई पूरी करनी है। शायद ये जिम्मेदारियां ही उन्हें बिखरने से रोके हुए हैं। 2-3 दिनों में मेहमानों से घर भर गया। चाची ताई बुआ सब अपने अपने बाल बच्चों के साथ आ गईं। घर में भीड़ तो थी, पर एक अजीब सी खामोशी थी। बुआ चाची की कानाफूसियां थीं, तो कहीं मर्दों का जमावड़ा था। बहुएं और लड़कियां काम में लगी हुई थी। बस नहीं थी तो माँ, मेरे विवाह के समय कभी लोगों की आवभगत करती माँ, एकांत में बेटी के बिछोह में स्नेह विगलित दुख के आंसू पोंछती माँ, रसोई में बैठी आंच से तपते चेहरे वाली माँ, आते जाते मेहमानों के पैर छूती माँ, भंडार से सामान निकालती माँ, मुंह छिपाए रोते पापा को आत्मीय झिड़कियां देती माँ। माँ की एक एक छवि चलचित्र सी मेरी आंखों के सामने तैर रही थी। माँ की मृत्यु पर संबंधियों के औपचारिक व्यवहार ने हम तीनों भाई बहनों को स्तब्ध कर दिया था। 13वीं के दिन महापात्र को सामान देते समय मुंह में दुपट्टा दबाकर सुबक पड़ने वाली आशा पीछे से आते संवेत रुदन को सुन हिचकियां दबाकर अंदर भाग गई। छोटे के पास बैठी मैं मुँह खो गई थी। आशा फिर बाहर जाने को हुई कि आंगन से आती चाची की स्वर लहरी, हाय जीजी, तुम हमें छोड़कर क्यों चली गई? सुनकर ठिठक गई। दीदी, पापा ने इन सब की ढोंग दिखाने के लिए क्यों बुला लिया? ये वही चाची है जो जिंदगी भर माँ को ताने मार मार कर छीलती रही हैं। आशा ने भीतर का दुख और गुस्सा दबाकर कहा, क्या कहूँ? क्यों बुला लिया? न बुलाते तो शिकायतों का अटूट सिलसिला पापा को उम्र भर चैन से न जीने देता। उन्हें भी समाज में रहना है और यही लोग समाज है। आज के सगे भाई बहन कल रिश्तेदार और परसों समाज बन जाते हैं। आशा, जरा हलवाई से मुन्ने को लड्डू तो दिलवा दे, बड़ी देर से रो रहा है।
पसीना पोंछती हुई चाची आई और धम्म से पंखे के सामने बैठ गई। चाची, अभी रो कौन रहा था? आशा ने हैरानी से पूछा। अरे, मैं ही थी। इस मौके पर जब कड़ाही में पहली पूरी पड़ती है तो रोया जाता है। बड़ी जीजी बाहर बैठी थी, इसलिए मुझे ही पहली पूरी डालने की रस्म निभानी पड़ी। आशा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। मुझे डर लगा कि वह कुछ अनाप शनाप न कह बैठे, लेकिन चाची आंगन में नवागत पड़ोसन को देख पल्ले से मुंह दबाती कमरे से निकल गईं। वे जीजी के प्रति शोक प्रकट करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ ही देर में उनके औपचारिक रुदन का स्वर वातावरण में फैल गया। 4-5 महिलाएं उनके सिर और पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें चुप कराने लगीं। छोटे मेरे पैर पर सिर रखेरखे सो गया था। उसे लिटाकर उठी तो अपने और आशा के बारे में सुनाई पड़ा। लड़कियां कहाँ हैं? भीतर बैठी हैं। सुना है बेटियों ने एक भी आंसू नहीं गिराया। पत्थर का कलेजा है दोनों का। इस पर क्या कहा गया? सुनाई नहीं पड़ा। बाहर गई तो सब तिरस्कृत निगाहों से घूर रही थी। माँ चली गई, पर समय नहीं रुका। 13वीं हो जाने के बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। आशा का कॉलेज, छोटे का स्कूल और पापा का ऑफिस जाना शुरू हो गया था। मगर घर आंगन के चप्पे चप्पे पर एक अजीब सा शून्य फैल गया था। पापा को ऑफिस जाने में रोज देर होने लगी। छोटे अक्सर बिना खाए जाने लगा। आशा का कॉलेज भी आज दिन छूटने लगा। माँ के अचानक चले जाने के बाद पता लगा कि हम सब कितने आश्रित थे उन पर। आश्चर्य तब हुआ जब मैं नाश्ता लेकर गई तो देखा छोटे भी पहले घंटी ठुनकने के बाद तैयार होता था, फिर नखरे करके खाना खाता। माँ के लाड़ प्यार ने उसे अब भी छोटा बना रखा था, वरना 12-13 साल का लड़का छोटा नहीं होता। आज तैयार होकर खुद नाश्ता करने बैठ गया। आधा परांठा खाया और उठ गया। दीदी भूख नहीं है, खा लो भैया, दिन भर भूखे रहोगे। मैं तो जानती भी नहीं कि माँ इसे कैसे मनाती थी। कुछ नहीं सूझा तो पूछा, माँ की याद आ रही है? उसने आंखें नीची कर ली, फिर बोला, दीदी, क्या अब माँ कभी वापस नहीं आ सकती? नहीं भैया, मैंने मुश्किल से अपने को रोका। वह हिचकियां लेता हुआ मुझसे लिपट गया। यह क्या हो रहा है? छोटे, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? चलो बस्ता उठाओ। पापा नहाकर सीधे कमरे में चले आए थे। छोटे ने बस्ता उठाया और चुपचाप निकल गया। मैं बाहर आई, वहां आशा चौखट पकड़े रो रही थी। मुझे देखते ही लिपट गई। पीछे पीछे पापा भी आ गए। आशा, बेटा तुम तो धीरज रखो, तुम्हें देखकर छोटे भी रोएगा। चलो खाना लगाओ, भारी आवाज में पापा ने कहा। इसके बाद 2-4 दिन घर व्यवस्थित करने में निकल गए। अकेला घर काटने को दौड़ रहा था। चारों ओर माँ का स्पर्श वहवल कर रहा था। उस दिन इतवार था, सब लोग घर में ही थे। मैं नहाकर निकली तो देखा पापा गंदे कपड़ों का ढेर लगाए बैठे थे। मैंने ड्राई क्लीन करने वाले कपड़े एक तरफ रखे और बाकी कपड़े बाथरूम में डाल आई। खाना लगाकर पापा को बुलाने गई तो देखा वे बाथरूम में बैठे बनियान में बहुत सा साबुन लगाए उसे धोने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या पापा? मैंने उनके हाथ से बनियान छीन ली। आप छोड़िए, मैं धो लूंगी। तुम कब तक घोगी? फिर तुम्हारे जाने के बाद अकेली आशा क्या क्या करेगी? तुम्हारा क्या ठिकाना, कब अशोक लेने आ जाए? सच ही तो कह रहे हैं पापा, मैं तो भूल ही गई कि मुझे जाना भी है। पता नहीं गुड़िया कैसे रहती होगी, बेचारी है भी कितनी सी। मैं तो तार पाते ही अशोक के साथ चली आई थी। इतनी छोटी बच्ची मेरे बिना कैसे रहती होगी? गुड़िया के भोले मुख की स्मृति मुझे उदास कर गई। क्या करूं? चली जाऊं या उसे यहीं बुला लूं? मुझे छोड़ने आए अशोक 2 दिन रुक कर चले गए थे। तब से कोई पत्र भी नहीं आया। 20-25 दिन होने को आए।
उन्होंने तो कह दिया था कि जब ठीक समझो आ जाना। इस बीच अशोक ने अम्माजी को बुला लिया होगा। गुड़िया परेशान कर देती होगी, क्या पता भूखी ही स्कूल चली जाती हो। एकाएक मेरे हृदय में ऐसी वेदना उठी कि लगा किसी भी तरह गुड़िया मुझे मिल जाए और मैं उसे अंक में भींच लूं। दीदी, खाना खाने चलो, आशा ने कहा तो मैं चौंक गई। अरे, पापा पहुंच भी गए। मैं अनमनी सी जाकर बैठ गई। सब चुपचाप खा रहे थे। बीच बीच में पापा सबको बहलाने की कोशिश कर रहे थे। नीता, तुम गुड़िया को क्यों छोड़ आई? पापा ने पूछा। जी, मैं एकदम से चली आई थी ना, समय सुबोध और तारा वहीं थे इसलिए मैंने प्लेट में उंगलियां घुमाते हुए कहा, उसे ले आती तो इन दोनों का मन भी लगा रहता। वहां कैसे रहती होगी? अम्मा जी आ गई होंगी। दीदी, गुड़िया को बुला लो ना, छोटे ने कहा। अब दीदी कितने दिन के लिए बुलाएगी उसे, इसे भी तो जाना है। फिर मेरी ओर घूमकर बोले, नीता, तुम बता देना, तुम्हारे लिए क्या क्या करना होगा। भाई मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। सचमुच पापा को कुछ नहीं मालूम था। सारे आडंबर माँ ही समेटती थी। किसको क्या देना है, कहाँ क्या व्यवहार निभाना है, सब वही बताती थी। हर बार मेरे जाने के 4 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती थी। ढूंढ ढूंढ कर मेरी पसंद की चीजें बनाती थी। आशा अक्सर कहती, दीदी, तुम जल्दी जल्दी आया करो तो हमारा भी भला होता रहेगा। और फिर चलते समय सामान की तैयारी, कभी डलियां बांध रही हैं तो कभी मिठाई बना रही हैं। विदाई में मेरी साड़ियां और गुड़िया को कपड़े जरूर देती थी। चलते समय अशोक का टीका भी जरूर करती थी। उनकी डलियां देखकर अशोक कहते थे, ये सब कैसे जाएगा? वहाँ सब मिलता है माँ। सुनकर माँ की आंखें भर आती। जानती हूँ बेटा, तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं है, पर मुझे यह सोचकर संतोष मिल जाता है कि अपने घर पहुंचकर भी नीता 4-6 दिन मेरे हाथ की बनी चीजें खा लेगी। ऐसे समय कुछ नहीं दिया जाता पापा, और मैं अभी जा ही कहाँ रही हूँ। मेरे स्वर में पीड़ा छलक पड़ी। दीदी, तुम मत जाना, गुड़िया को भी यहीं बुला लो, छोटे ने लिपट कर कहा। और अगर आज ही अशोक आ गए तो? पापा ने कहा तो दोनों के चेहरे उतर गए। आशा उठ गई, पर जाते जाते फुसफुसा गई, दीदी, अभी जाओगी तो मेरी पढ़ाई चौपट समझो। कैसे जाऊं इन्हें छोड़कर? आशा पढ़ नहीं पाएगी। छोटे रो रो कर आधा हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं अभी नहीं जाऊंगी, गुड़िया को भी यही बुला लूंगी। पर फिर अशोक कैसे रहेंगे? अम्मा जी ज्यादा दिन नहीं रुक सकेंगी, क्योंकि उनके बिना गांव में बाबूजी को परेशानी हो जाएगी। तारा पढ़ेगी या घर संभालेगी? हे भगवान, मैं क्या करूं? चाची को बुला लो, लेकिन चाची के सामने छोटे के सहमे चेहरे ने मुझे सिहरा दिया। मैं चुपचाप जाकर माँ के पूजाघर में बैठ गई। लगा जैसे सारी उलझनों से मुक्त होकर शांति और पवित्रता के घेरे में आ गई हूँ। इस शांति को बूंद बूंद घुटकते हुए पीतल की मूर्ति को हाथ में लेकर सिंदूर लगाया तो लगा माँ पीछे खड़ी है। अरे, पहले नहला तो ले भगवान को, और फिर वही चिरपरिचित स्नेहिल हंसी। मेरी आंखों के सामने वे तमाम दृश्य ज्यों के त्यों तैरने लगे। पूजाघर में अगरबत्ती की भीनी भीनी खुशबू, छोटी सी घंटी की खनक, अशुद्ध उच्चारण में शिवस्तुति बुदबुदाती माँ अपनी सांवली अनगढ़ उंगलियों से रामायण के पन्ने पलटते हुए मुझे हवन कुंड में आग ले आने का इशारा करती। मैं दरवाजे से निकलते निकलते साक्षात गौरी बनी माँ को देखती, जो पति के सामने ही मृत्यु का वरदान मांगते हुए आंखें मूंद लिया करती थी। शायद यह उनकी निश्चल विनती ही थी, जो भगवान ने सुन ली और पूरी कर दी। दीदी, तुम्हारा पत्र आया है। आशा ने एक लिफाफा मेरी गोद में डाल दिया। अशोक का संक्षिप्त सा पत्र था। गुड़िया बीमार है, मैं 10 की सुबह आ रहा हूँ। पढ़कर पत्र मैंने रामायण में दबा दिया और बैठी की बैठी रह गई, निश्चल, निशब्द।
तारीख याद करने की कोशिश की तो याद आया 10 तारीख तो कल ही है।